Okay, good evening, students. How is everyone? Am I audible? Clear? Everybody can hear me? Clear. Okay, great. All right. All right, students. आपण लास्ट टाइम काय केलेलं? कुठला टॉपिक आपण कंप्लीट केलेला? Yes, students. Anyone? Anybody? कुठला टॉपिक आपण कंप्लीट केलेला मागच्या वेळेस? एक्झॅक्टली. व्हेरी गुड मैत्रेय. चॅप्टर 4 लेफ्ट हँड रूल तो टॉपिक आपण लास्ट टाइम कंप्लीट केलेला. करेक्ट. आणि आपण काही सॉल्ड एक्झाम्पल सुद्धा पाहिलेले. ऑलराईट. तर आज आपण जे टॉपिक करणार आहोत, आता सॉल्ड एक्झाम्पल मध्ये आय थिंक स्टुडंट्स आपण सर्व सॉल्ड एक्झाम्पल हे केलेले का? फर्स्ट आणि सेकंड झालेलं ना आपलं? फर्स्ट आणि सेकंड राईट. थर्ड आणि फोर्थ बाकी होते ना? ओके. तर मी आता थर्ड आणि फोर्थ सॉल्ड एक्झाम्पल कडे जाऊया पहिले आपण. ओके. अँड देन वी विल कम टू आवर न्यू टॉपिक. So students, everyone can hear me, right? Can we go ahead? Can everybody see my screen? Visible? Okay. तो ये गूगल ने जो अपडेट दिया है उसमें मैं अपनी स्क्रीन शेयर की हुई मोबाइल में भी देख सकती हूँ. दैट इज गुड. ऑल राइट. ठीक है. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देख रहे हो एग्जाम्पल 3, हमने एग्जाम्पल 1 और सेकेंड सॉल्व किया था लास्ट टाइम. ठीक है. अभी हम आते हैं एग्जाम्पल 3 और 4 पे. एग्जाम्पल 3 और स्टूडेंट्स एक और बात कहनी है मुझे आपसे. जो भी आप करोगे स्टूडेंट्स, ओके, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए. अगर हमें टाइम मिलता है तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो हम इसके साथ साथ जैसे हमारा चैप्टर खत्म होता है हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे. और मैं ये भी सोच रही हूँ काफी टाइम से स्टूडेंट्स आपका होमवर्क नहीं चेक हुआ है, टेस्ट भी नहीं हुई है राइट, साइंस के लिए. तो मैं इसके लिए टेस्ट भी स्टार्ट करने वाली हूँ. सो स्टूडेंट्स ये मत समझिएगा कि आपका चैप्टर खत्म हो गया तो आज कुछ नहीं होगा या आप कुछ इवैल्यूएशन नहीं होगा. बिल्कुल होगा. आपको गूगल फॉर्म का टेस्ट लिंक दिया जाएगा. शुरुआत में स्टूडेंट्स हम एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे. नो प्रॉब्लम धीरज, कोई बात नहीं. आई नो होमवर्क इज नॉट देयर ऑन गूगल क्लासरूम. मैंने कोई ऐड नहीं किया है बिकॉज कुछ टाइम कॉन्स्ट्रेंट के कारण मैं ऐड नहीं कर पा रही हूँ और आपके होमवर्क चेक नहीं कर पा रही हूँ, ठीक से बता भी नहीं पा रही हूँ. तो हम एक छोटे छोटे एमसीक्यूज रखेंगे. ओके. तो ये एमसीक्यूज का मैं टेस्ट आपको गूगल फॉर्म के थ्रू दे दूंगी. तो आप उसको एक क्विज फॉर्म में सॉल्व करना है स्टूडेंट्स. और क्विज फॉर्म में सॉल्व करने के बाद आप उसको तुरंत आप उसके मार्क्स भी जान सकते हो. तो हम ये करेंगे एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क. ठीक है. तो तुरंत चेक भी होगा और तुरंत आपको मार्क्स भी पता चल जाएंगे. तो एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क हम वो कर लेते हैं. एक प्रैक्टिस बनी रहेगी हमारी. ठीक है. क्योंकि गूगल क्लासरूम आई थिंक मेरे यहाँ से थोड़ा एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है और मुझे थोड़ा टाइम का भी इशू हो रहा है इसके लिए. तो हम होमवर्क के लिए एक दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे जहाँ से हम कर लेंगे. ये मैं एक बार वैशाली मैम से भी बात कर लूंगी एंड आई टेक द परमिशन. सो हम साथ में इवैल्यूएशन भी करते जाएंगे. तो जितना पढ़ा नहीं पढ़ा समझ तो आएगा हमने क्या किया है ना. वी आर ऑन 4th चैप्टर और अब तक हमने कुछ किया नहीं है. ओके. Good. Everybody okay? Show me virtual thumbs up, everyone. Everyone, is that okay? Hmm? Okay. Yes. ये गूगल में क्या वर्चुअल थम्स अप नाम की कोई चीज नहीं है क्या? ओके. ऑल राइट. चलो हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल थर्ड पे. An electrical iron uses a power of 1100 watts. ओके. हमारे पास एक आयन की स्त्री है. उसकी जो पावर है वो है 1100 वॉट की. When set to high temperature, जब भी हम उसको हाई टेम्परेचर पे रखते हैं. इफ सेट टू लोअर टेम्परेचर उसकी वॉट है 330 वॉट्स. इसकी पावर है. तो फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस फॉर टू सेटिंग्स. एक तो हाई वॉट के सेटिंग के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए, लो के लिए हमको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के सेटिंग्स. और आयन किससे कनेक्टेड है?
आयन कनेक्टेड है हमारे घर के पोटेंशियल डिफरेंस से, जो कि 220 वोल्ट से आती है। ओके, जो कि रेगुलर है स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही है 220 वोल्ट का जो रेगुलर पोटेंशियल डिफरेंस है कहाँ से आता है। ओके, हमारे घर के मेन स्विच से आता है। हम्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो कि पोटेंशियल डिफरेंस की है। पावर हमारे पास है, हाईएस्ट टेम्परेचर पे ए आता है 1100 वॉट, और बी आता है लोवेस्ट टेम्परेचर पे 330 वॉट। हाँ यस, यश यस्टरडे क्या, आगे बोलो, आगे लिखो। यस गो हेड, यू कैन टाइप यस्टरडे क्या हुआ। यस्टरडे के लिए सॉरी, यस्टरडे मैंने आप लोगों को पढ़ा ही नहीं था। हाँ जी यश, आप क्लास को मिक्स कर रहे हो। मैं आपको एक हफ्ते बाद आज मिल रही हूँ, 2 हफ्ते बाद आई गेस। ओके, ऑल राइट, ठीक है। कमिंग बैक हियर, तो हमारे पास पावर है ए, हमने हाईएस्ट पावर को ए मार्क कर दिया और लोएस्ट पावर को बी मार्क कर दिया। ठीक है, ये तो हमारे पास डेटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों के रेजिस्टेंस को अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले पावर ए पे जाते हैं। जब हमने पावर ए ली 1100 वॉट की, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहा, आई इज इक्वल टू पी अपॉन बी, और आई 1 करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट पावर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास पावर है, हमारे पास वोल्ट है, वोल्ट्स है, वॉट नहीं, हमारे पास वोल्ट है। पावर अपॉन वोल्ट विल गिव यू 5 एम्पियर्स। ये तो था हाईएस्ट टेम्परेचर के लिए। जब हमने लोअर टेम्परेचर लिया तो करंट हुआ I2। हम दोबारा सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज डिफरेंट रहेगी। पावर की वैल्यू इस बार लोएस्ट रहेगी, डिवाइड बाई 220, तो हमें इसका मिला 1.5 एम्पियर्स। हमारे पास यहाँ पे 5 एम्पियर मिला, यहाँ पे 1.5 एम्पियर्स मिला। ठीक है, दोनों डेटा को हम संभाल के रखेंगे। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे, रेजिस्टेंस के पार्ट पे। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताता है, वोल्ट्स अपॉन करंट विल गिव यू रेजिस्टेंस। हमको करंट की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 220 वोल्ट अपॉन 5, तो हमको 44 ओम्स मिल गया। ओके, जो कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, R1 है। ओके, और दूसरा रेजिस्टेंस जो है, वोल्ट अपॉन आई कर दिया हमने 220 अपॉन 1.5, 146 ओम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, सॉरी, हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। अगर इसकी पावर हाई है तो वो यहाँ का रेजिस्टेंस कम क्यों है, और इसकी पावर लो है तो रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों है। स्टूडेंट्स, ये रूल हमने, पता है पहले हमने किया था ये रूल, बिल्कुल यहाँ पे किया था स्टूडेंट्स, इस तरफ यहाँ पे हमने ये रूल कर चुके हैं यहाँ पे। ओके, जब भी स्टूडेंट्स, ये कॉइल के टाइम पे हमने ये रूल किया था। ये रूल क्या बताता है हमें, जब भी आपका रेजिस्टेंस, ओके, जब भी आपकी पावर हाई होगी, ठीक है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो लो रहेगा, क्योंकि हमारे पास उतनी लंबी वायर है। पर जब भी आपका पावर लो होगा तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। ओके, डिपेंडिंग ऑन द करंट एंड डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज। ठीक है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल वैसे की वैसे ही हमको मिल रहा है। रेजिस्टेंस कम मिल रहा है यहाँ पे क्योंकि पावर हाई है, क्योंकि उसकी वायर की कैपेसिटी है उस पावर को बेयर करने की, तो रेजिस्टेंस कम दिखाएगा वो। ठीक है, और हमारे पास रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई है क्योंकि यहाँ पे पावर कम है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हाई क्यों बताएगा, क्योंकि वायर की भाई कैपेसिटी है उसको बर्दाश्त करने की, हम उसको कम पावर दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा बताएगा वो। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टूड द सम, इजी टू अंडरस्टैंड। हमेशा याद रखना स्टूडेंट, जब भी आपका पावर हाई रहेगा तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और आपका जब पावर कम होगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल यूज्ड। तो हमारा आयन जो है वो कंडक्टर है। ठीक है, तो हमारी जो स्त्री है वो कंडक्टर की बनी है, तो कंडक्टर के केस में बिल्कुल ऐसा होता है। हुँ? अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे।
An electric tungsten bulb is connected to a home circuit. हमारे घर के सर्किट को एक इलेक्ट्रिक का टंगस्टन बल्ब को कनेक्ट किया है. ये जो होम इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो हमें पता है 220 वोल्ट्स पे रन करता है. पोटेंशियल डिफरेंस ये उसका स्टेबल होता ही है. When switched on, a current of 0.45 amperes flow through the bulb. जब भी हम इसको स्विच ऑन करेंगे तो इतना करंट हमारे बल्ब में से फ्लो होगा. क्योंकि कितना करंट इज इक्वल टू 0.45 एम्पियर. इसका मतलब ये आई की वैल्यू है. वॉट मस्ट बी पावर, दैट इज वॉटेज. ओके, पावर मतलब P of the bulb if it is kept for 10 hours, how many units of electricity will it consume. अगर इसी बल्ब को हमने 10 घंटे तक चालू रखा तो भाई ये कितना इलेक्ट्रिसिटी खाएगा. इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस करंट का नोट डाउन करेंगे गिवन इंफॉर्मेशन. हम स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला लेंगे जिसमें हमको पोटेंशियल डिफरेंस और ये भी मिलेगा, करंट भी मिलेगा. वो है हमारा पावर का फॉर्मूला. ठीक है, पावर का फॉर्मूला इज इक्वल टू V इंटू ए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू एम्पियर्स. ठीक है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है 220 और एम्पियर्स है 0.45. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमको 99 वॉट्स मिला. ओके, 99 वॉट्स मिलने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम कितना है, 10 आवर तक हमें इसे चालू रखना है. तो हम क्या करेंगे, 10 आवर की ये 99 वॉट्स इंटू 10 आवर्स करेंगे तो हमको मिला 990 वॉट्स पर आवर. ठीक है, ये तो वॉट्स मिला है. अब हम इसे किलो वॉट्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आपके इलेक्ट्रिक बिल जो आपने देखा है उसमें जो आपको कन्वर्ट होके आता है यूनिट्स वो है आपका किलो वोल्ट. ठीक है, सो किलो वोल्ट पर आवर के इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्जन इस फैक्टर के हिसाब से स्टूडेंट्स आपको जाना है. यहाँ पे दिया है ना कन्वर्जन, कहाँ गया, ये वाला. ठीक है, इस हिसाब से आपको जाना है, ये वाला पार्ट. ठीक है, ये वाला कन्वर्जन फैक्टर स्टूडेंट्स आपको अप्लाई कर देना है. तो उसके हिसाब से हमको मिला 0.99 किलोवाट पर आवर. इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, सारे सम्स काफी इजी है. क्वेश्चन सिर्फ आपको समझना है कौन से टाइम पे क्या करना है. अंडरस्टूड दिस पार्ट. कैन वी गो टू इलेक्ट्रिक मोटर? यस स्टूडेंट्स, शैल वी? ओके, तो हमने इस हिसाब से हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स जो है चारों के चारों कंप्लीट कर दिए. ठीक है, अब हम चलते हैं नए टॉपिक पे. हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते क्विकली. लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, राइट हैंड थंब रूल किया था. जब आप राइट हैंड में कोई कंडक्टिंग वायर पकड़ते हो तो आपके जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड दर्शाता है. राइट हैंड का थंब जो है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताता है. ठीक है, और ये आपकी कंडक्टिंग वायर है. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल के बाद स्टूडेंट्स हमने मैग्नेटिक फील्ड को देखा था जो सोलेनॉइड के थ्रू पास होती है. जब सोलेनॉइड से पास होती है सारे लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं. सोलेनॉइड के बाहर निकलते हैं तो सीधे कर्व हो जाते हैं. ठीक है, ये सोलेनॉइड वाला देखा था. इसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा था फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड. तो ये फोर्स स्टूडेंट्स किस तरह से एक्ट करता है वो हमने यहाँ पे देखा था. एक वायर ये लिया था हमने, कॉपर वायर ली थी. ठीक है, दोनों हमने यहाँ पे मैग्नेट लगा के रखा था. ये वाला यू शेप मैग्नेट लिया था, हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं उसे. और उसके बीच में से हमने कॉपर वायर को पास ऑन किया था और इस कॉपर वायर को हमने कंडक्टिंग मटेरियल के साथ ज्वाइन किया था. ठीक है, ये कॉपर वायर को हमने यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद हमने यहाँ पे देखा था कि किस तरह पे हमारा ये जो प्लेन है ये जो ये कहाँ पे बेंड होता है तो वो देखा था. उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड रूल में भी बिल्कुल थोड़ा डिफरेंस है. ये डिफरेंस है कि जो फोर्स ऑफ थंब है, थंब का जो डायरेक्शन है वो फोर्स ऑफ कंडक्टर के ऊपर आने वाला फोर्स दर्शाता है. हमारा जो ये इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है और हमारा ये जो मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये रूल्स काफी अच्छे से याद करने हैं. अब आते हैं हम स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक मोटर पे. अब जब इतने रूल पढ़ लिए हैं, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट,
बेंडिंग ऑफ वायर, ठीक है, फॉर्मिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बाबा यूज कहाँ पे होता है, पढ़ने का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रिक मोटर। ये जितने सारे रूल्स हमने अभी पढ़े हैं, ये सभी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अप्लाई होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक मोटर से। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स का यूज होता है, जेवढे पण इलेक्ट्रोमॅग्नेटचा वापर होतो ते इलेक्ट्रिक मोटर मध्ये सगळ्यात जास्त होतो, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर से हम स्टार्ट करते हैं। वी नो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, we also know that energy can change its form, okay, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, नहीं बनती नहीं है, बिल्कुल एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करती है। इज दैट क्लियर? ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, ठीक है। अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर। जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। कोई एग्जाम्पल दे सकता है इलेक्ट्रिक मोटर का, कहाँ पे यूज होता है स्टूडेंट्स ये? छोटे से छोटा मोटर या बड़े से बड़ा मोटर? गिव मी एनी वन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर स्टूडेंट्स। आपके घर में कहाँ पे आप नोटिस करोगे ये प्रिंसिपल के साथ जाओ, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये आपने अपने घर में कहाँ पे देखा है स्टूडेंट्स? कौन से डिवाइस में आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है? वेरी गुड मैत्रेय, एक्सेलेंट। फैन, कार, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? इलेक्ट्रिक कार्स भी होते हैं। ओनली मैत्रेय इज आंसरिंग, बाकी सब कहाँ गए स्टूडेंट्स? वैसे भी हम 2 वीक्स के बाद मिल रहे हैं। Yes, machine. Which machine? Can you be specific, Dheeraj? Machine is correct answer. Which machine? Can you name any machine? Any machines if you can name? Sieving machine, okay, we can go with that. Okay, जो इलेक्ट्रिक पे चलने वाली सिविंग मशीन होती है। वॉशिंग मशीन, वेरी गुड मैत्रेय। ड्रिलिंग, यस धीरज, वेरी गुड। ड्रिलिंग मशीन, ओके, वेरी गुड एग्जाम्पल्स। सो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए है, जो मशीन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करके मैकेनिकल एनर्जी या अपना ह्यूमन का काम इजी बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर, बिल्कुल, यस मैत्रेय, करेक्ट। सो वी हैव थिंग्स अराउंड अस इन आर डे टू डे लाइफ, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर इज अ बून, इट इज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर अस। इट इज यूज्ड इन फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज जो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करके हमें खाना ठंडा रखने में हेल्पफुल करती है। मिक्सर ग्राइंडर्स मिक्स करने में हेल्प करता है। वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, पंप एक्सेट्रा। अब ये मोटर का काम कैसे होता है, ये तो जान लिया कि भाई ये मोटर पे चलता तो है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इतनी छोटी सी चीज काम कैसे करती है, ओके, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक मोटर के पास दो रेक्टेंगुलर लूप वायर होते हैं, ओके, जो कि कॉपर के बने होते हैं, विच इज हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग ओवर इट, ठीक है। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक मोटर है, इसके अंदर दो रेक्टेंगुलर लूप वायर है, यहाँ से शुरू होके ये रेक्टेंगुलर लूप वायर, लूप में मतलब ये कंटिन्यू चलते जाएंगे, बीच में डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, इसलिए इसे नाम दिया है लूप वायर। जो कॉपर के बने हैं, अंदर से कॉपर है, ऊपर से रेजिस्टिव कोटिंग लगाए रखा है। As shown in the figure, it is placed between north pole, okay, and south pole of the magnet. ये दोनों मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। स्टूडेंट्स, डायग्राम आपको बहुत थरली प्रैक्टिस करने हैं। जो आप डायग्राम में स्कोर करोगे, वो कभी कभी आंसर में भी स्कोर नहीं करोगे। डायग्राम एकदम मस्त होने चाहिए आपके, ठीक है। कमिंग हियर, as shown in the figure, it is placed between north pole and south pole of a magnet, such as a horseshoe magnet. यहाँ पे horseshoe magnet हो सकता है या फिर बार मैग्नेट हो सकता है, ठीक है।
सच एज हॉर्सशो मैग्नेट, जिसके बीच में in such a way that it is branched AB and CD are perpendicular to the direction of magnetic field. ठीक है, तो ये जो मैग्नेट है यहाँ पे इसका ब्रांचेस जो है वो ए बी, ये वाले इसको और ये वाले इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि ये नॉर्थ वाला जो मैग्नेट है इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये साउथ वाला मैग्नेट है इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए. ठीक है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 90 डिग्री आनी चाहिए, इसमें से इस तरह से पास होना चाहिए. इसके बाद स्टूडेंट्स, द टू एंड्स ऑफ लूप आर कनेक्टेड टू द हाफ दैट इज एक्स एंड वाई टू ऑफ द स्प्लिट रिंग. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो ये स्प्लिट रिंग है. ठीक है, एक तरफ एक्स है तो दूसरी तरफ वाई है. ये दोनों लूप वायर को इन दोनों हाफ एक्स एंड वाई को कनेक्ट किया गया है. अब इधर क्या होगा, ऑफ द रिंग हैव रेजिस्टिंग कोटिंग. अगेन दिस रिंग इज हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग on their inner surface and are tightly fitted on this axle. ये जो एक्सेल है इसके ऊपर बिल्कुल ही फिट कर दिए. The two halves of the split ring X and Y have their other conducting surfaces in contact with two stationary carbon brushes. साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसके कार्बन ब्रश है E and F. यहाँ पे ये जो कोना है ये कार्बन ब्रश है. ये जो बॉक्सेस जैसा दिख रहा है स्टूडेंट्स, these are the carbon brushes E और F. ठीक है, बाहर से उसको कार्बन ब्रश रखा गया है, वहां पे प्लेस किया गया है. ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, when circuit is complete as shown in the figure. अब ये हमारा जो फिगर में यहाँ पे सर्किट अटैच किया है, बिल्कुल ये कार्बन ब्रश से एक वायर निकल रही है जो कि कंडक्टिंग वायर है. यहाँ पे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रही है. सीरीज ऑफ बैटरी कनेक्टेड है, 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी, 5 बैटरी. इसके बाद यहाँ पे प्लग की डाली गई है और उसके बाद निकला हुआ वायर जो है इधर एक्सेल को फिर आके कार्बन ब्रश के हेल्प से कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, द करंट फ्लोज इन द ब्रांच ए बी ऑफ द लूप फ्रॉम ए टू बी थ्रू द कार्बन ब्रशेस ई एंड एफ. अब जब ये करंट फ्लो होगा यहाँ से ए से लेके बी से होगा और फिर यहाँ से आके वापस आके ये एफ कार्बन ब्रश को टच करेगा, फिर इस रिंग में जाएगा, फिर इस एक्सेल को रोटेट करेगा, फिर इस रिंग में पास होके वापस से ये सर्किट इस तरह से कंप्लीट होते जाएगा. ओके, करंट स्टूडेंट्स यहाँ से फ्लो होगा पूरा का पूरा कंडक्टर के थ्रू से और यहाँ से ये कंप्लीट होके वापस निकलेगा. स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? ठीक है, इतना समझा स्टूडेंट्स? सर्किट डायग्राम इज क्लियर? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ई और एफ ब्रशेस से तो होके निकल रहा है करंट. सिंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, a force is exerted on the branch AB and it pushes it down. ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से लेके साउथ तक, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे आती है. तो ये क्या करेगी, एज पर द फील्ड, एज पर योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इसको पुश करेगा. ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड रूल को देखोगे, थंब देखोगे, थंब के डायरेक्शन में इसको रख दो, आपका थंब इसको पुश करेगा. जब इस एक्सेल को पुश करेगा ये ए बी जो है यहाँ पे, ठीक है, इट विल पुश डाउन और सी डी ऊपर आएगा. ऐसे करके रोटेट होते जाएगा. जैसे ये रोटेट होगा स्टूडेंट्स आपका एक्सेल भी रोटेट होगा. ओके, द करंट इन द सी डी ब्रांच इज ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट इन ए बी ब्रांच. ओके, जैसे ए बी ब्रांच में करंट है वो उसका सी डी का ऑपोजिट है. तो जब ए बी नीचे जाएगा सी डी ऊपर आएगा, सी डी नीचे जाएगा ए बी ऊपर आएगा. ऐसे करके स्टूडेंट्स ये रोटेट होते जाएगा, गोल 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 घूमेगा. ठीक है, जब तक करंट पास होगा स्टूडेंट्स ये घूमेगा. The current in CD branch is opposite to that of direction in AB branch, and so a force is exerted on branch CD in the upward direction. दोनों में करंट ऑपोजिट है इसलिए एक जब नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर आता है. ठीक है, thus the loop and the axle starts rotating in an anti-clockwise direction. After half rotation, the two halves of the split ring X and Y, ठीक है, ये वाला split ring X and Y come in contact with the carbon brushes F and E, ठीक है, respectively, and current in the loop starts flowing in the direction of
DCBA। ठीक है, तो ये कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगता है स्टूडेंट्स? DCBA। ठीक है, पहले ये यहाँ से फ्लो होगा, ऐसे करके नीचे जाएगा ये पूरा, फिर हाफ थोड़े टाइम के बाद ये वापस करंट उल्टा फ्लो होना स्टार्ट होगा और ये एक्सेल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा। Therefore, a force is exerted on branch BC in downward direction and on branch AB in upward direction। जहाँ पे AB BA के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स हो रहा था, अब यहाँ पे अपवर्ड फोर्स होगा। ठीक है, and loop continues to rotate in anti-clockwise direction. Thus, the current in loop is reversed after each half rotation, and loop and XL continue to rotate in anti-clockwise direction. पहले clockwise घूमेगा, फिर anti-clockwise घूमेगा। Commercial motor run on the same principle. जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मोटर यूज होते हैं स्टूडेंट्स, ये इसी प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं, बट प्रैक्टिकल चेंजेस आर मेड इन देयर कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन हम कभी पढ़ेंगे? बाद में पढ़ेंगे, हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है, जब पूरा का पूरा कंडक्टर है, तो कार्बन ब्रश की यूज क्या है? व्हाई आर कार्बन ब्रशेस यूज्ड? हाउ डू दिस वर्क? In order to find answer to such questions, visit nearby workshop and try to understand construction of electric motor. Okay, तो इसके लिए हमें नियर बाई वर्कशॉप में जाना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। कोई बता सकता है कार्बन ब्रशेस क्यों यूज होते हैं? एनी आइडिया? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कार्बन ब्रशेस आर यूज्ड, ये जो कार्बन ब्रश का काम यहाँ पे है ना, ये जो कार्बन ब्रश E और F है, ये इसे साफ करने के लिए यूज नहीं करते हैं। ये ब्रशेस क्या करते हैं? इट इज अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ये एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ये रिंग के और इस कंडक्टर के बीच में। ठीक है, द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम स्टैटिक टू रोटेटिंग पार्ट। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये यहाँ पे आता है और ये कार्बन ब्रश के थ्रू ये रोटेटिंग पार्ट में ट्रांसमिट होता है। क्योंकि हम डायरेक्टली रोटेटिंग पार्ट को ये कंडक्टर करंट कनेक्ट नहीं कर सकते, ये सर्किट जो है रोटेटिंग पार्ट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको स्टैटिक या फिर इसको स्टेबल पार्ट की जरूरत होती है। तो ये कार्बन ब्रश जो है स्टेबल पार्ट का एक्ट करता है, ये रिंग और इस वायर के बीच में। ठीक है, इट इज इंश्योरिंग कि यहाँ पे स्पार्क जनरेट ना हो, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ये आपका रोटेट होगा एक्सेल, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फ्रिक्शन बनेगा रिंग और इसके बीच में, तो स्पार्क जनरेट होने के चांसेस होते हैं। स्पार्क जनरेट होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा। इसके लिए ये रिड्यूस करने के लिए स्टूडेंट्स कार्बन ब्रशेस को यूज किया जाता है। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट स्टूडेंट्स। कार्बन ब्रश क्यों यूज करते हैं? आर यू ऑल देयर या क्लास छोड़ के सभी गए? ओके, ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए कार्बन ब्रश यूज करते हैं। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। We have seen in previous section that if we keep an electric conductor in magnetic field such that direction of current flowing through the conductor is perpendicular to the magnetic field, then a force is exerted on the conductor because the conductor moves. Okay, conductor जो है कभी मूव करता है जब कंडक्टर के ऊपर फोर्स आता है। क्यों फोर्स आता है? मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टर से परपेंडिकुलर बनता है। ओके, ये आपका कंडक्टर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, ओके, कैन यू सी माई व्हाइट बोर्ड एवरीबडी? गुड। ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, इसको ये परपेंडिकुलर रहेगी इसकी फोर्स।
ये फोर्स कंडक्टर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये एक्ट करता है, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स यहाँ पे परपेंडिकुलर बनता है। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, यहाँ पे फोर्स है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये आपका कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये फोर्स कंडक्टर के ऊपर एक्सर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द कंडक्टर विल मूव। इस फोर्स की वजह से कंडक्टर मूव होने लगता है, अपनी जगह बनाने लगता है। बट इफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्टेशनरी कंडक्टर इज चेंजिंग, व्हाट विल हैपन? ओके, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट होने पे ये कंडक्टर मूव होने लगेगा, या फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है या कंडक्टर स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड मूव हो रहा है कंडक्टर के अवती भवती, तो क्या होगा? In order to find out answer to this question, research was done by great scientist Michael Faraday. Okay, यहाँ पे आते हैं Michael Faraday. In year 1831, Faraday showed that electric current can be produced in the conductor with the help of moving magnet. Okay, Faradays का लॉ है, जिसमें उन्होंने बताया था 1831 में कि इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हम मैग्नेट को मूव करते टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे मैग्नेट की नीडल रख दो, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर रख दो, और ये जो है इसको मूव करने में हेल्प करेगी। ठीक है, या फिर इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता होगा, फॉर एग्जाम्पल ये सर्किट है आपका, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे आपने मैग्नेट ला दिया, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके आयंस जो है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, या इसके अंदर एटम्स जो है स्टूडेंट्स वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। ओके, जब एटम्स मूव होंगे डेफिनेटली करंट प्रोड्यूस होने लगेगा, पर ये करंट जो है मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। ओके, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और करंट। इज दैट क्लियर व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? जो करंट मैग्नेट की एम्फेसिस की वजह से या मैग्नेट के प्रेजेंस की वजह से फील होता है, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रिक मोटर, ये एग्जांपल है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल उसका। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेट का एग्जांपल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैग्नेट का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, यू हैव अनदर डिवाइस विच इज कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर देखा है स्टूडेंट्स आप लोगों ने? गैल्वेनोमीटर, स्पीडोमीटर पता है? स्पीडोमीटर कार में होता है। Galvanometer is a sensitive device which works on same principle as that of electric motor. बिल्कुल इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल पे काम करता है, but that we have studied earlier, we can make some electrical measurements with it. Galvanometer जो है हमें electrical units बताता है। A coil is positioned between the pole pieces of a magnet. इस तरह से एक मैग्नेट है, इसके अराउंड कॉइल होती है। ठीक है, in such a way that pointer on the galvanometer dial is connected to it. When a small current is passing through this, that is 1 milliampere, okay, the coil will rotate. जैसे कॉइल रोटेट होगा स्टूडेंट्स, आपका नीडल रोटेट होना स्टार्ट होगा, आपको रीडिंग मिलेगा। जितना पावर का करंट रहेगा या जितना पावर का मैग्नेट रहेगा अंदर, उसके ऊपर आपको गैल्वेनोमीटर जो है रीडिंग पेश करेगा या रीडिंग आपको बताएगा। ठीक है, द रोटेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट। बिल्कुल हाँ, आपका रोटेशन जो है करंट के कम ज्यादा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर करंट कम रहेगा तो रोटेशन कम रहेगा, करंट ज्यादा रहेगा तो रोटेशन ज्यादा बताएगा नीडल का। ओके, इसीलिए इसे को बोलते हैं विल बी प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। voltmeter and ammeter also work on the same principle. Students, galvanometer, voltmeter, ammeter ये सारे प्रिंसिपल सेम है, कंस्ट्रक्शन अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्शन डिफरेंट रहेगा बट प्रिंसिपल सेम है सबका। ठीक है, दे वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल।
In galvanometer, the pointer deflects on both the sides of the zero mark depending on the direction of the current. अगर स्टूडेंट्स आपका करंट इस डायरेक्शन में है तो आपका पॉइंटर लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होगा. करंट आपका राइट हैंड साइड के डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका पॉइंटर राइट हैंड साइड पे मूव होगा. ये आपका गैल्वेनोमीटर का एग्जांपल है. Is this understood, students? Galvanometer is easy to understand. If conducting wire is kept moving in the magnetic field, a current is produced in it. अगर आप गैल्वेनोमीटर को कंडक्ट करोगे और आप वायर को इसके ऊपर एक बार रखोगे और मैग्नेट को इधर रखोगे, अगर आप मैग्नेट को यहाँ पे मूव करोगे तो जिस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स मैग्नेट जाएगा वहां पे आपका ये नीडल है डिफ्लेक्शन बताएगा. डिफ्लेक्शन मतलब मूवमेंट बताएगा. ठीक है. Collect all the materials as shown in the figure. Complete the circuit by connecting galvanometer. Keep the bar magnet erect in such a way that its north and south pole is just below the copper wire. ये copper wire है और उसका नॉर्थ और साउथ पोल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना चाहिए. ठीक है. नाउ इफ वायर इज केप्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी, अगर आपने वायर को ए से लेके बी पॉइंट तक ऐसे मूव किया है ऐसे करके, ठीक है, द पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन. यहाँ पे स्टूडेंट्स बताया. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसको क्या बोलते हैं? फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. स्टूडेंट्स कैन यू सी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है? यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्टेड है? यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है? नहीं हो रहा है. यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर रीडिंग लेने के लिए कनेक्टेड है. आपकी सिर्फ और सिर्फ कॉपर वायर है और बीच में मैग्नेट रखा है. जो मैग्नेट की वजह से होने वाला डिफ्लेक्शन है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. और ये लॉ जो है फैराडे ने डिस्कवर किया था. नाउ मूव मैग्नेट विथ वायर फिक्स्ड. पहले हमने वायर को मूव किया था, अब मैग्नेट को मूव करेंगे. अगेन गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन बताएगा. ठीक है. स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर की कॉइल कुछ इस तरह से दिखती है. अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर बैटरी और सोलेनॉइड रहेगी तो इस तरह से दिखेगी. यहाँ पे प्लग की रहेगी. ठीक है. दिस पार्ट इज क्लियर विथ एवरीबडी. कैन वी गो टू नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स? एम आई गोइंग टू फास्ट? अभी थोड़ा ही बाकी है, बस फिर हो जाएगा ये चैप्टर. स्टूडेंट्स एम आई गोइंग टू फास्ट? हम फास्ट जा रहे हैं? नो. यस. नो. अच्छा. ओके फाइन. कंप्लीट द सर्किट एज शोन इन द फिगर. लेट अस गो टू द फिगर फर्स्ट. पहले हम फिगर को क्लियर रखते हैं. कंप्लीट द सर्किट एज शोन इन फिगर 4.16a, यानी कि ये वाला फिगर. डिस्कस अबाउट एंड सिलेक्ट द कंपोनेंट्स एज रिक्वायर्ड. In this experiment, if we open the plug key and make the current 0 in the coil, the pointer of the galvanometer deflects to the side and quickly come back to 0. अगर हमने यहाँ पे ये सर्किट इस तरह से बनाया, ठीक है, एक तो गैल्वेनोमीटर ले लिया कॉइल के साथ, इधर गैल्वेनोमीटर चिपका दिया, ये पूरा कॉइल रखा, दूसरी जगह पे हमने बैटरी ले ली, उसके अंदर हमने प्लग की अटैच की और उसके अंदर हमने सोलेनॉइड को अटैच किया. ठीक है. ये दोनों डिवाइसेस हमने रेडी रख दिए. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बताया गया है? पहला, इन दिस एक्सपेरिमेंट अगर हमने प्लग की को ओपन किया मतलब सर्किट को खोल दिया. ओपन सर्किट मतलब सर्किट को हमने ऑफ, स्विच को ऑफ कर दिया. ओपन और क्लोज सर्किट पता है ना? क्लोज सर्किट मतलब स्विच ऑन, आपका करंट फ्लो होते जाएगा, और ओपन सर्किट मतलब स्विच ऑफ, सर्किट टूटा हुआ है, तो सर्किट इज ब्रोकन हियर. क्लोज होता तो इसके अंदर डॉट होता, करंट फ्लो होता. ओके. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट. स्टूडेंट्स ओपन और क्लोज सर्किट में ये डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल, let's take this circuit, okay, and let's take this circuit. Let's take this circuit. ओपन सर्किट की क्या बात खासियत है यहाँ पे स्टूडेंट्स? ओपन सर्किट में ये जो अगर यहाँ पे स्विच है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्विच लग दिया हमने, यहाँ पे हमारी बैटरी अटैच्ड है. ओके. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको थोड़ा बड़ा कर दिए देते हैं. स्टूडेंट्स जस्ट अंडरस्टैंड, दिस इज स्मॉलर वन इज योर नेगेटिव टर्मिनल,
ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका बल्ब है जो कि यहाँ पे अटैच्ड है इसके साथ। यहाँ पे आपकी प्लग की है, यहाँ पे दो डॉट है, एक ये डॉट है, एक ये डॉट है। ठीक है, आपका बल्ब यहाँ पे राइज हो रहा है, आपका बल्ब यहाँ पे ग्लो हो रहा है बिकॉज आपका पूरा सर्किट जो है वो क्लोज है। ओके, ओपन सर्किट में स्टूडेंट्स क्या होता है ना, ओपन सर्किट में, एक सेकेंड, ये रेज नहीं होता है एनीवेज। ठीक है, ओपन सर्किट में स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डिफरेंस होता है कि ये जो यहाँ पे डॉट होती है, जो यहाँ पे जॉइंट होती है, ये जॉइंट नहीं होती है, ओपन हो जाती है। और फिर यहाँ का जो स्विच है, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, आपके ओपन सर्किट में ये जो स्विच है, ये की जो है ये ऐसे ओपन होती है, और यहाँ से स्टूडेंट्स आपका ये जो सर्किट है ये कंटिन्यू हो जाता है। जब तक ये स्विच इसके ऊपर जुड़ नहीं जाती है तब तक ये सर्किट आपका ओपन रहेगा, इसमें आपका करंट फ्लो नहीं होगा। क्लोज सर्किट में आपका करंट फ्लो होगा क्योंकि आपका स्विच यहाँ पे ज्वाइंट है, सर्किट आपका कंप्लीट है। समझा ओपन और क्लोज सर्किट का मतलब? तो ओपन सर्किट में स्टूडेंट्स आपकी स्विच जो है वो खुली रहेगी, ऑफ रहेगी, यहाँ पे स्विच ऑफ रहती है और यहाँ पे स्टूडेंट स्विच ऑन रहती है। ओके, गॉट इट एवरीवन नाउ? ओपन और क्लोज सर्किट में डिफरेंस? Yes, students. I'm waiting for your responses. So यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया है, सर्किट को ओपन कर दिया है, स्विच ऑफ कर दिया यहाँ पे। ओके, ठीक है, जब हमने स्विच ऑफ कर दिया तो यहाँ पे क्या बताया, इन दिस एक्सपेरिमेंट इफ वी ओपन द प्लग की एंड मेक द करंट जीरो इन द कॉइल, हमने कॉइल के अंदर इस करंट को जीरो कर दिया है। If current in the coil is started again, the pointer again deflects to the other side and then returns quickly to the zero. अगर हमने गैल्वेनोमीटर यहाँ पे रखा है, ठीक है, कंडक्टर के यहाँ पे रखा है और हमने प्लग की को ओपन कर दिया है, मतलब ऑफ कर दिया है, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या रीडिंग करेगा, ये एक सेकेंड के लिए एक तरफ जाएगा और वापस जीरो पे आएगा। ठीक है, अगर करंट फ्लो नहीं होता होगा तो तुरंत जीरो पे आएगा, ये डिफ्लेक्शन हल्के सेकेंड के लिए बताएगा। It will return quickly to back to the zero. Now when electrical current is flowing through the solenoid coil, अब यहाँ पे हमने सपोज प्लग की लगा दी है, यहाँ पे सर्किट को ऑन कर दिया है, स्विच ऑन कर दिया है, और यहाँ पे हमारा जो करंट है सोलेनॉइड में फ्लो हो रहा है, एंड सोलेनॉइड कॉइल इज डिस्प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू द कॉइल। ठीक है, द करंट इज स्टिल प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, इस तरह से कि करंट अभी भी कॉइल के अंदर चल रहा है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दीज टू एक्सपेरिमेंट्स? ओके, हम यहाँ पे केस 2 में क्या किया, हमने करंट को पास किया है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स करंट पास हो रहा है, यहाँ पे हमने देखो प्लग की डाल दी है, मतलब स्विच ऑन कर दिया है। ठीक है, करंट जैसे पास हो रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो कॉइल है और ये गैल्वेनोमीटर है, एक तो गैल्वेनोमीटर आपको रीडिंग तो बताते रहेगा, और जो सोलेनॉइड से करंट जा रहा है वो पैरेलल रहेगा, बाहर निकलने के बाद ये टर्न होने लगेगा। ठीक है, when current is passing through the solenoid coil and coil is displaced laterally with respect to the coil, इस तरह का एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इवन इफ सोलेनॉइड कॉइल इज केप्ट स्टेशनरी, अगर हमने सोलेनॉइड को स्टेशनरी रखा, कोई मूवमेंट नहीं दिया, अ चेंज इन करंट इन सोलेनॉइड कॉइल प्रोड्यूसेस करंट इन द कॉइल। ठीक है, इसमें जो करंट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ हमारा सर्किट, तो ये जो है हमें कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होने वाला बताएगा। इफ सोलेनॉइड कॉइल इज मूव टुवर्ड्स और अवे द कॉइल, वी कैन सी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अगर हम सोलेनॉइड को कॉइल के नजदीक लाएंगे या इससे दूर लेके जाएंगे, पहले हमने सोलेनॉइड को एज इट इज रखा, फिर भी डिफ्लेक्शन बता रहा था। ठीक है, अब इसको हमने नजदीक लाया तो और डिफ्लेक्शन बताएगा, डिपेंडिंग ऑन ये कॉइल और सोलेनॉइड कॉइल, इनके बीच में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंडक्ट करता है। ठीक है, now also the faster displacement of the solenoid larger is a deflection in the galvanometer। जितना फास्ट इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना इन दोनों को करीब और दूर लेके जाओगे, उतना फास्ट आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, if current in the solenoid coil is changed, a current is produced in the coil, or if solenoid coil
is moved towards the coil, then also current is produced in the coil. अगर अभी आप सोलेनॉइड कॉइल को दूर भी लेके जाओगे तो भी स्टूडेंट्स आपकी कॉइल में कंडक्टर ये जो करंट है प्रोड्यूस हो चुकी है. क्यों हो चुकी है? बिकॉज ऑफ योर गैल्वेनोमीटर, बिकॉज ऑफ द करंट विच वॉज फ्लोइंग हियर. अब यहाँ पे एक फील्ड बना दी है, आप इसको थोड़ा दूर भी लेके जाओगे ये फील्ड बनी रहेगी. ठीक है. कभी कभी स्टूडेंट्स आपको, आपने, मुझे पता नहीं आपने ट्राई किया कि नहीं, जब दो मैग्नेट होते हैं स्टूडेंट्स, जब आप दो मैग्नेट लेते हो, कभी कभी इन दो मैग्नेट के बीच में, दो लाइक मैग्नेट के बीच में आप उंगली डालो, यू विल फील दैट प्रेशर. क्या ट्राई किया आप लोगों ने दो लौ चुंबक लेने का? दोन लौ चुंबक घ्यायचे, त्याच्यामध्ये तुम्ही अगर बोट टाकलं आणि दोन्ही लौ चुंबक एकमेकांना चिकटत नाहीये, त्याच्यामध्ये तुम्ही बोट टाकलं तर तुम्हाला माहिती एक वेगळं फील होते, असं स्मूथ स्मूथ सारखं गोल गोल सारखं फील होतं है. ट्राय करा. एक मैग्नेट, यू कैन ट्राई दैट. यू हैड ट्राइड नो मैत्रेय? डिड यू फील दैट फील्ड? आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन आपकी उंगली पे, आपके फिंगर पे फील होगा. ओके. अगर आप दोनों लाइक मैग्नेट को, साउथ पोल और साउथ पोल को नजदीक लाने की कोशिश करोगे, आपके हैंड्स यू नो एक दूसरे को शेक करेंगे. वो पोल इस तरफ खिसकेगा, वो पोल इस तरफ खिसकेगा. ओके. सो दैट इज द प्रेशर विच इज बिन फेल्ट ओवर हियर. अब हम आते हैं एक नए लॉ पे जिसे हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन. अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको उंगलियों पे ध्यान देना है, फिंगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे लॉज में. ठीक है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका फैराडेज लॉ जो है क्या क्या डायरेक्शन बताता है वो देखेंगे. इफ अ करंट इज स्विच ऑन और ऑफ इन द सोलेनॉइड कॉइल, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने सोलेनॉइड कॉइल ली है, इसमें अगर आपने इस करंट को स्विच ऑन किया या ऊपर के डायग्राम की तरह स्टूडेंट्स स्विच ऑफ किया, इसकी तरह से स्विच ऑफ किया, क्या डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स? करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. ऑलरेडी करंट जो है कॉइल के अंदर इंड्यूस हो चुका है या कॉइल को लग चुका है. Such induction is also observed when current in the solenoid coil is increase or decrease. जब भी आप solenoid coil के अंदर करंट का फ्लो इंक्रीज करते हो या उसको आप डिक्रीज करते हो. Current is induced in the coil when it is moved aside from the front of the solenoid. ठीक है. अब ये कॉइल स्टूडेंट्स करंट के साथ भर चुकी है. अगर आप इसको सोलेनॉइड से दूर भी कर दो, इसके अंदर करंट जो है वो आ चुका है. ठीक है. Current is induced in the coil. This is known as Faraday's law of induction. इसे हम कहते हैं Faraday's law of induction. बिना कोई सेल या बिना कोई बैटरी या बिना कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस होने के बदले किसी और डिवाइस का करंट कॉइल पे इंड्यूस होना, इसको हम बोलते हैं Faraday's law of induction. The current produced in the coil is called as induced current. जो भी करंट इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स, इसे हम बोलेंगे इंड्यूस करंट. इंड्यूस करंट मतलब किसी और करंट से ये इन्फ्लुएंस होके आया हुआ करंट. एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट इज फैराडेज लॉ? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इंड्यूस करंट. फैराडे लॉ में हम सिर्फ इंड्यूस करंट की स्टूडेंट्स बात करते हैं. ठीक है. We'll stop here students. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. हम फैराडे का इंट्रोडक्शन अभी कर लेते हैं. ठीक है. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ऑल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट ये नेक्स्ट टाइम करेंगे. सो माइकल फैराडे 1791 to 1867 was an experimental scientist. He was not formally educated. उनका फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ था. Teenager Michael started working in book binding shop. उसमें क्या हुआ? वाइल रीडिंग बुक्स देयर ही गॉट इंटरेस्टेड इन साइंस. एक बुक बाइंडिंग शॉप थी तो वो टाइम पास के लिए बुक रीड किया करते थे और उनको साइंस में बहुत रुचि आने लगी. सर हम्फरी डेवी अपॉइंटेड हिम एज अ लेबोरेटरी असिस्टेंट इन रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन. इनका इंटरेस्ट देख के सर हम्फरी डेवी ने उनको लेबोरेटरी असिस्टेंट करके असाइन किया. ठीक है. There he discovered the laws of electromagnetic induction and the law of electrolysis. ये इतने होशियार थे कि इनका फॉर्मल एजुकेशन ना होने के बावजूद भी इनके इंटरेस्ट की वजह से
और इनके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से इनको बहुत सारे अप्रिसिएशन मिले. Several universities offered him honorary degree, but Faraday refused to accept such honors. ओके, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने इनको ऑनर्स दिए. इनको बहुत ऑनर्स मतलब एक डिग्री होती है जो प्योरली रिसर्च वर्क के ऊपर बेस्ड होती है, तो इन्होंने वो मना कर दिए. ठीक है, तो ये है हमारे साइंटिस्ट माइकल फैराडे, जिनका फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ है, फिर भी उनके इंटरेस्ट की वजह से, उनकी होशियारी की वजह से, उनके लगाव की वजह से साइंस के प्रति वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और लॉज को दे पाए, जो आज हम सक्सेसफुली पढ़ के अप्लाई भी कर रहे हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स हमेशा आपको याद रखना है, वॉट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन, गिव योर 100%, गिव योर 200%. ठीक है, कमिंग बैक हियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या किया? आज हमने फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन देखा, जो कि पूरा इंड्यूस्ड कॉइल के ऊपर बेस्ड है. इसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा, हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर थी, हमने एक गैल्वेनोमीटर लिया विथ कॉइल और एक बैटरी ली विथ सोलेनॉइड एंड प्लग की. ठीक है, हमने इसमें से करंट पास करके इसको इंड्यूस होते हुए देखा, जिसके वजह से हमें माइकल फैराडे का लॉ समझ में आ गया. उसके बाद स्टूडेंट्स हमने गैल्वेनोमीटर का वर्किंग देखा. गैल्वेनोमीटर को हमने यहाँ पे रखा, एक कंडक्टिंग वायर रखा, कॉपर वायर. पहले तो हमने कॉपर वायर को मूव किया, तो हमने यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखा. फिर हमने कॉपर वायर को स्टेबल रख के मैग्नेट को मूव किया आगे पीछे, तभी भी हमने यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखा. ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर होता क्या है, उस डिवाइस के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ा आज. उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो पढ़ा. ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आज हमने ये भी देखा, प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. जब ए और बी के ऊपर प्रेशर आता है तो सी और डी ऊपर आता है. ठीक है, और ए और बी नीचे जाता है, इसीलिए ये रोटेशन गोल 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 होके होता है. और जब भी एक टाइम के बाद सी और डी के ऊपर प्रेशर आता है, ये नीचे जाता है, ए और बी ऊपर आता है, तो ये वापस एंटी क्लॉकवाइज घूमता है. पहले क्लॉकवाइज घूमता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है. ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रिक मोटर का इंट्रोडक्शन किया. इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली. ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स मिलेंगे तो ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे और नए रूल्स सीखेंगे. इज दैट क्लियर? सो शैल वी स्टॉप हियर स्टूडेंट्स फॉर टुडे? यस स्टूडेंट्स, कोई है क्लास में? ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, सी यू in the next session. Bye everybody. Bye bye.